नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और लोकसभा के चुनाव से महज 2 महीने पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज पेश हो रहे। पेशी के दौरान उनकी पत्नी यानी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनको छोड़ने के लिए ईडी दफ्तर तक गई और उसके बाद वो पहुंच गई हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर। यानी कि औपचारिक तौर पर राजनीति में कांग्रेस महासचिव का काम शुरू करने के पहले ही दिन प्रियंका अपने दफ्तर पहुंचने से पहले पति को छोड़ने ईडी के दफ्तर गई। एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश यहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा की आज की पेशी लंदन में एक संपत्ति की खरीद और उसकी आड़ में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हो रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में दिल्ली की एक अदालत से पहले ही जमानत ले चुके हैं और कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक के लिए रोक लगाई जा चुकी है। लेकिन आज वाड्रा की पेशी के पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर वाले पोस्टरों ने मामले को एक बार फिर राजनीतिक रंग दे दिया। कांग्रेस ने सीधे सीधे इसे बदले की कार्रवाई बताया। रॉबर्ट वाड्रा ने खुद को कानून को मानने वाला व्यक्ति बताते हुए ईडी के सामने पेश होने और जांच में सहयोग करने की बात कही थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर चुनावी मौसम में वाड्रा को निशाना बना रही। और दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। वैसे आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेता रैलियों में रॉबर्ट वाड्रा के कथित घोटालों की फिल्में दिखाते थे और सीडीज बांटते थे। भाषणों में कहा जाता था कि उनकी सरकार आएगी तो रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजा जाएगा। लेकिन सरकार का कार्यकाल खत्म होने और अगले चुनाव के ऐन पहले हो रही कार्रवाई ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब बीजेपी को भी देना है और कांग्रेस पार्टी को भी। इसीलिए दंगल में आज हम पूछेंगे, क्या रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई चुनाव प्रचार का हिस्सा? जांच एजेंसियां ऐन चुनाव के पहले ही क्यों जाग गई हैं? रॉबर्ट वाड्रा अगर प्राइवेट सिटीजन है जैसा कांग्रेस कहती आई है तो फिर कांग्रेस उनकी पेशी से परेशान क्यों? रॉबर्ट वाड्रा घिर गए हैं इसलिए जांच को राजनीति बता रहे हैं। और वाड्रा पर शिकंजा कसने से क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? आज का दंगल इन्हीं सारे सवालों पर होगा। करप्शन कांग्रेस पार्टी का कोर एजेंडा रहा है। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने तो हमने देखा 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1 और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। लंदन के अंदर 8 प्रॉपर्टीज, एक तो 1.9 मिलियन पाउंड्स का लगभग 19 करोड़ रुपए का एक मैंशन है। दूसरा उससे भी महंगा है 4 मिलियन पाउंड्स का। तीसरा उससे भी महंगा है 5 मिलियन पाउंड्स का और 6 फ्लैट्स। आप सोचिए 8-9 प्रॉपर्टी ऐसे रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन के अंदर जमा के रखा हुआ है। राहुल गांधी जी हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, प्रियंका गांधी जी हमारे कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकती, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको गूगल में जरा आप वर्ल्ड में किस कैटेगरी में लाया जाता है उसको सर्च कर लें। आपके अध्यक्ष कहां से तड़ी पार हुए थे उनको सर्च कर लें और गडकरी साहब से पहले पूछ ले। उन्होंने कहा कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि मुझे पार्टी में पूरा जीवन देना है तो मैं उनसे पूछता हूं कि घर में पति पत्नी और परिवार को कैसे रखा है। तो परिवार का जिनको महत्व नहीं पता होता है वो अगर एक पति पत्नी की तस्वीर है उसको देखकर व्याकुल हो सकते हैं। जिनके घर में पति है पत्नी है उन्हें उनका महत्व पता है। कांग्रेस ये कह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा पे जितने आरोप है वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत लगाए गए। इसके सिवा वो कह क्या सकते हैं? नेशनल हेराल्ड को भी कब्जा कर रहे हैं, उस पर भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। जिन पर भी आरोप लग जाए वो एक लाइन कह दे कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, इससे थोड़े ही काम चलेगा। आपकी ईडी और सीबीआई तो कुछ ले नहीं पाई है। मैंने उनको भी कहा था जो संपत्ति मेरी आप इससे हिस्सेदार बन के आ जाओ। अब आप जो कह रहे हैं रॉबर्ट की संपत्ति मेरे नाम है तो पात्रा साहब क्यों दूर बैठो, ले लो मेरे से सारी, मैं दे देता हूँ आपको। मेरे पास तो मेरे 25 गज का प्लॉट मेरे नाम है और 9,000 ईडी को मिले थे।
अब ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये तिल मिला गए हैं। सही बात तो यह है कि मैं सीधा मोदी साहब का विरोध कर रहा हूँ। वो तो मोदी के धृत पुत्र हैं, वो तो मेरा विरोध करेंगे ही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहीं मुझे तो ये भी लगता है मेरी लड़ाई श्री मोदी सरकार से है कि मैं भी कहीं पोस्टरों में रह जाऊं, मुझे भी उस पत्रकार की तरह नेता की तरह मरवा दिया जाए, और मैं मरने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस उस परिवार के लिए मैं जान दे सकता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या कितना आरोप लगाएं। दंगल में आज हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, प्रियंका चतुर्वेदी होंगी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, माजिद मेमन हमारे साथ हैं, वो एनसीपी के सांसद हैं, केटीएस तुलसी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं और रॉबर्ट वाड्रा के भी वकील हैं, और हितेश जैन भी हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ वकील हैं। आप सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं केटीएस तुलसी और हितेश जैन के पास जाना चाहता हूं। केटीएस तुलसी साहब, क्या आप भी ये मानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की कार्रवाई चुनाव की तैयारी के तहत है, या जो जांच चल रही है पिछले काफी समय से उसका हिस्सा माने इसको? 5 साल में जो कुछ निकाल नहीं सके वो अब क्या करेंगे? ये राजनीतिक षड्यंत्र साफ है। जो टाइमिंग है, जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म होने को आया, इन्होंने एक और किस्सा छेड़ दिया। ये जो 5 साल में कुछ नहीं निकाल सके, मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि षड्यंत्र ये बिल्कुल है, सब झूठ बोल के बदनाम करने की कोशिश है। ये कानून का सरासर दुरुपयोग है। हितेश जैन, कानून का दुरुपयोग हो रहा है क्या? देखिए, आज़ादी के 70 साल के बाद जब भी किसी को आरोप के कटघरे में खड़ा किया जाता है, पॉलिटिकल वेंडेटा, हैरेसमेंट, मैलिशियस, इलेक्शन पॉलिटिक्स, ये सारे आरोप देता है। वो स्पष्टीकरण ये नहीं देता है रॉबर्ट वाड्रा पर जो आरोप है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने 3 या 4 प्रॉपर्टीज जो खरीदी है लंदन में, वो बेनामी सोर्स के थ्रू खरीदी है और वो करप्शन का पैसे के थ्रू खरीदी है। तो वो जो चार्ज है उसके उस चार्जेस का जवाब नहीं देते हुए ये स्टैंडर्ड आंसर दिया जाता है, पॉलिटिकल वेंडेटा, हैरेसमेंट ये मोदी सरकार कर रही है। तो अगर आप मान ले तो रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप जो है सिर्फ 2014 के बाद नहीं लगे। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप 2004-2005 से लग रहे हैं। 2004 से जब से यूपीए सत्ता में आई है और 2004 से 2014 तक यही आरोप होते थे, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो। अगर आप अगर उनके ट्विटर अकाउंट देखेंगे, सारे स्टेटमेंट देख लेंगे, सारों ने रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया है और सारों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की जांच की गई है। तो कांग्रेस सिवाय हमेशा की तरह स्टॉक आंसर न देते हुए कि पॉलिटिकल वेंडेटा और हैरेसमेंट है, वो चार्जेस पर जवाब दे। और आपको इतना ध्यान रहे, रॉबर्ट वाड्रा एंटीसिपेटरी बेल मांगने गए थे कोर्ट में। कोर्ट ने कहा आप इन्वेस्टिगेशन के सामने, ये एंटीसिपेटरी बेल की कंडीशन है कि आप जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट करेंगे, और इसलिए अगर जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है तो इसे आप पॉलिटिकल वेंडेटा कहते नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का चॉइस था कि वो कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मांगे या नहीं मांगे। जब उन्होंने मांगी है और कोर्ट की शर्त है कि आप जांच एजेंसी से कोऑपरेट करेंगे, तो उन्होंने जांच एजेंसी से कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा के उनके पॉलिटिकल एजेंट्स के थ्रू एलिगेशंस लगानी चाहिए। केटीएस तुलसी साहब, क्योंकि जांच में फंस गए हैं इसलिए इसको पॉलिटिकल वेंडेटा का नाम दे रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट वाड्रा की, जहाँ तक मेरे पास खबर है, एक भी जायदाद भारत के बाहर नहीं है। एक भी जायदाद, एक पैसा नहीं बाहर गया इनकी तरफ से, एक पैसा इनको बाहर से अंदर नहीं आया। ये सब षड्यंत्र है, सब झूठ है। सरकार जानती है कि ये झूठ है, सिर्फ इलेक्शन में बदनाम करने के लिए ये समझते हैं कि इलेक्शन जो हार रहे हैं ऐसे जीत जाएंगे, मगर ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दे दीजिए। तो जवाब दे रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं। आपने तो भगाया अपने लोगों को, छोटे मोदी को भगाया आपने, क्या उसको नहीं, माल्या को नहीं भगाया? लुकआउट सर्कुलर किसने वापस लिया?
और अब बहुत ड्रामा कर रहे हैं कि उसको लाने की कोशिश हो रही है। इसमें आपको पता है एक्स्ट्रा पहले भगाओ, ऑर्डर आई है, ये फिर सारे 4 साल लग जाएंगे, बातें आई है। वापस लाओ। देखिए आप मुद्दे पे जवाब दो। 6 प्रॉपर्टीज आपने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के तहत खरीदी है, आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है। आपने 6 प्रॉपर्टी, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द इनकम? उस प्रॉपर्टी के इनकम का सोर्स क्या था? संजय भंडारी और रॉबर्ट वड्रा के संबंध क्या थे? संजय भंडारी को जो पैसे मिले थे वो रॉबर्ट वड्रा को किस तरह से उनका जो फाइनेंशियल कनेक्शन है आप एक्सप्लेन कीजिए। तो संजय भंडारी को आपने बाहर क्यों भगा रखा है? संजय भंडारी को आप इन्वेस्टिगेशन कोई कनेक्शन नहीं है, सामने क्यों सब मन घड़त है। आपने संजय भंडारी को भगाया कैसे? ये कैसे हो सकता है कि 5 साल में आपने भगाया है? तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये सारे आप जांच एजेंसी को बता दीजिए। अगर जांच एजेंसी को पता लगेगा कि इसमें कोई कनेक्शन नहीं है तो वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपकी सरकार है। हितेश जैन एक सेकंड, डरते क्यों हो? हितेश जैन एक सेकंड, देखिए क्या है ना, जब आपकी सरकार है, बात करते हैं मुझे लगता है बीच में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन बराबर तो बात करें। आप तुलसी साहब से सवाल पूछे, जवाब तो सुने, कम से कम जवाब वो पूरा कर ले, फिर आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी सुधांशु आ जाए, फिर मैं सुधांशु और प्रियंका से भी बात करना चाहता हूं। तुलसी साहब आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों का, जब वो पूछ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इनके पास सबूत होता है तो अदालत में केस जाता। 5 साल तक जब एक में बेल हो जाती है तो दूसरा लिख लेते हैं, जब दूसरे में बेल हो जाती है तो तीसरा केस। उस वही कंपनी, वही संपत्ति, वही पैसा, वही जमीन, मगर एक के बाद एक। ये वेंडेटा नहीं है तो क्या है? जैसे ही एक केस में बेल मिल जाती है, सारे तो इनके पास कंपनी के पूरे रिकॉर्ड इनको 2016 में दे दिए गए। उसमें हर एक बैंक अकाउंट का वो है, कॉपी है। सभी सेल डीड्स जो जायदाद खरीदी, जो जमीन खरीदी, सेल डीड्स उनकी रजिस्टर्ड सेल डीड्स, जो बेची उसकी रजिस्टर्ड सेल डीड्स, हर एक डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मांगा वो इनको 2 साल पहले से दे दिया गया, 2.5 साल पहले से दे दिया गया। आज तक क्यों सरकार अदालत में केस नहीं लेके गए? क्योंकि है कुछ नहीं, सब हवा है, ये गर्म हवा के सिवाय और कुछ नहीं। ये समझते हैं कि इस तरह से बच जाएंगे हार से, मगर लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। वो जानते हैं कि अगर के चार्जशीट में 5 साल लगते हैं क्या? सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 10 बार आप डॉक्यूमेंट्स ले चुके हैं, आपने रेड कर ली, उनका कंप्यूटर ले लिया, उनके फोन रिकॉर्ड ले लिया, हर एक चीज की आप जांच 10 बार कर चुके हैं। नहीं मिलता कुछ भी, फिर दोबारा शुरू कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। हितेश जैन, 2014 का चुनाव प्रचार मुझे बहुत अच्छे से याद है। हर रैली में बीजेपी के नेता सीडी बांटते थे कि ये देखिए रॉबर्ट वाड्रा के घोटालों की सीडीज हैं, हमारी सरकार आएगी इनको जेल में डाल देंगे। आज सामने चुनाव खड़ा है तो बीजेपी को याद आ गया अचानक से कि इनके ऊपर आरोप थे। 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? एक भी मामला ऐसा नहीं मिला आपको उन सीडीज में कि जेल में डाल सकते हैं आप रॉबर्ट वाड्रा को। रॉबर्ट वाड्रा के एक नए, देखिए पहली बात तो रॉबर्ट वाड्रा के एक नहीं, कम से कम डजन भर के स्कैम है, और डजन भर के स्कैम है तो डजन एफआईआर हो गए और डजन चार्जशीट हो गए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, हम जांच एजेंसी के मामलों में हम हस्तक्षेप करते नहीं है। अरेस्ट करना नहीं करना ये जांच एजेंसी का प्रेरोगेटिव है। जांच एजेंसी का काम है जांच करना। आप कौन सा कानून है? कोई सरकार कभी आज दिन तक सरकार निर्णय लेती है किसको अरेस्ट करे या नहीं करे, या जांच एजेंसी करती है? तुलसी साहब, मैंने आप जब बोल रहे थे मैंने इंटरफेयर नहीं किया, आप बात सुन लीजिए मुद्दा आप। और दूसरी बात, आप कोर्ट और अदालत की बात जानते हैं, आप सीनियर अधिवक्ता है, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन जो है टैक्स अथॉरिटीज, ईडी, और जब पता चलता है कि सोर्स ऑफ इनकम डूबियस है, जब पता चलता है कि ये इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, जब पता चलता है कि ये ब्राइबरी का पैसा है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप चार्जेस लगाए जाते हैं। तो आपने अगर देखा होगा तो ईडी ने ये सारी प्रोसेस फॉलो की, क्योंकि आप जब एंटीसिपेटरी बेल जब फाइल की थी, जब आपने कहा था कि मेरे पास तो प्राइमा फेसी केस भी नहीं है और मैंने तो जांच एजेंसी के सामने भी नहीं जाना चाहता हूं, तब कोर्ट ने क्या कहा? आपको जांच एजेंसी के सामने तो जाना होगा। तो आपके स्कैम्स डजन में है,
आपके एफआईआर नजर में है, ये इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लिकेटेड है। आपने पैसा जो है आपने 4 से 5 अकाउंट्स में पैसा डाल के विदेशों में पैसा ट्रांसफर किया है, बेनामी अकाउंट्स के नाम पे ट्रांसफर किया है। जब आपने इतना कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड और स्कैम किया है तो वाकई में इतना तो समय लगने वाला है। तो ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है, हमको कोई वेंडेटा वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, हमको तो सही इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हवा में तो आप बताइए ना, संजय भंडारी, मनोज अरोरा, रॉबर्ट वड्रा, क्या संबंध है? क्यों आप यूरोस्टार की बार बार दलाली कर रहे थे? क्या ये दलाली के पैसे नहीं है क्या? ये जो 10 मिलियन में जो आपने 5-6 प्रॉपर्टी लंदन में खरीदी है, आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। सिर्फ हवा में और इलेक्शन वेंडेटा पॉलिटिक्स देकर आप आपका बचाव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बचाव करना है तो ये इस तरह के सिर्फ डायलॉग बोलने से बचाव नहीं होगा, आपको ठोस पुरावा देना होगा और ठोस बातें रखनी पड़ेगी। सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स चिल्लाते जनता परिपक्व है, जनता समझदार है और ये आपका वेंडेटा आर्ग्यूमेंट्स बाय नहीं होगा। ओके। अब मैं सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाऊं, उसके पहले माजिद मेमन, 2 वकीलों को आपने सुन लिया और दोनों ही तथ्यों से कम राजनीति पर ज्यादा बात कर रहे हैं। और आप भी ये जानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सामने चुनाव खड़ा है। पर क्या आप भी मानते हैं कि कार्रवाई चुनावी कार्रवाई है ये? रोहित जी, मैं थोड़ा सा समय 2-3 मिनट का चाहूंगा जी, बोलिए। अपने जैन साहब को सुना, बड़े जज्बे के साथ बड़ी वकालत कर रहे हैं वो सरकार की और ईडी की। मैं कहूँगा कि बड़े अदब के साथ कि शायद आपकी जितनी उम्र नहीं है उतना मेरा क्रिमिनल लॉ की एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है। मैंने 45 साल क्रिमिनल ट्रायल्स चलाए हैं और मुझे इसका जितना अनुभव है तो शायद उतनी उसकी आपकी उम्र नहीं होगी। बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि ईडी के सामने जाना होगा, एंटीसिपेटरी बेल में एप्लीकेशन हुई, आप हिसाब क्यों नहीं देते, कुछ बातें हमारे दर्शकों को जाननी होगी। राजनीति अपनी जगह, बीजेपी कांग्रेस है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ कानून की बात करूँगा। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चलती है। पुलिस अफसर, चाहे वो लोकल पुलिस स्टेशन का अफसर हो, चाहे सीबीआई का अफसर हो, चाहे ईडी का अफसर हो, चाहे इनकम टैक्स का अफसर हो, उसके पास जो ताकत है वो कानून से वो ड्रॉ करता है। वो खुद पर्सनली कुछ भी नहीं है, एक मामूली सिटीजन है, मगर वो जिस पद पर बैठा है वो उसके पास कानूनी अधिकार है। ही इज इक्विप्ड विद द लीगल अथॉरिटी। अब उसकी लीगल अथॉरिटी क्या, ये समझिए आप। अगर मैं एक ईडी का अफसर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजा हूँ और मेरा जी आया जब मैं जिसको चाहे तब बुला लिया करूँ। और अगर किसी ने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की है तो अदालत हमेशा एहतियातन ये कहती है कि आपको ठीक है अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जहाँ तफ्तीश में वाजबी है, सही है, वहाँ आपको सहयोग करना होगा, जो जैन साहब ने 2-3 बार दोहराया। मैं उनको ये भी बता दूँ कि तफ्तीशी अफसर की कानूनी जिम्मेदारी क्या होती है। He has to satisfy the court, उसको तसल्ली देनी होगी अदालत को, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज बिफोर द कोर्ट एवरीथिंग गोज, चाहे एक्यूज्ड हो, चाहे प्रोसिक्यूटर हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर हो। उसको ये बताना होगा कि भाई 2004 या 5 में किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया था तो उसको हम 2019 में लोकसभा के चुनाव के पहले क्यों बुला रहे हैं, अब तक हम क्या कर रहे थे, ये कौन सी नई जानकारी हमें प्राप्त हुई और इतने विलंब के बाद क्यों प्राप्त हुई, ये न मिलने के कारण क्या थे, और इसके बुलाने का टाइमिंग जो है अभी वो, अगर आरोपी ये कह रहा है कि या फिर लोग ये समझ रहे हैं कि ये राजनीतिक हेतु से बुलाया जा रहा है तो उसको रिवर्ट कैसे किया जाए। ठीक, हर भारतीय नागरिक का समाधान थोड़ा सा रुक रहा हूं क्योंकि आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, तहत काम उसके खिलाफ मुझे लगता है उसको दुरुस्त करें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आपको हम। रिस्पेक्ट देता है। कुछ तकनीकी समस्या ऐसा लगता है नेटवर्क की। एक मिनट सर, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो समझना थोड़ा कठिन हो रहा है। रोहित साहब 1 मिनट और देखिए, ईडी विल हैव, थोड़ा सा मैं देखिए ईडी को ये जिम्मेदारी है कानूनी कि वो अदालत को बताए कि मैंने फला तारीख को फला मुलजिम को बुलाया, कितने घंटे बातचीत की, क्या बातचीत की, इसका सारा कच्चा छोटा अदालत की समाधान पूर्वक बताना पड़ता है। ये क्या हो रहा है यहाँ इस देश में, जब जी में आए जिसको चाहे बुला लो, 100 बार बुला लो एक ही मामले के सिलसिले में, घंटों बिठा दो, अखबारों में छाप दो कि इसको बुलाया गया, उसको बुलाया गया, चिदम्बरम के साथ ये हो रहा है, ये वाड्रा के साथ ये हो रहा है, किसी और कांग्रेसी लीडर। दिस इज व्हाट आर वी अप टू।
It's a matter of shame ठीक। that to what extent our agency is being abused. Okay. And this is all done at the instance of the government. Okay. And there is a strong presumption. वो इसलिए कि लोकसभा के चुनाव में जमीन खिसकती नजर आ रही है, तो आइए कुछ बदनाम करें हमारे विरोधियों को। Okay. ये कोई तरीका नहीं है, ये इसका कोई इलाज नहीं होता। ओके सर, सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, आप दोनों ने बहुत देर तक तीनों वकीलों को सुन लिया है। अब मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स करेंगी तो रॉबर्ट वाड्रा को जुर्माना भरना पड़ेगा, इसीलिए ईडी की पूछताछ हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई। देखिए, अभी माजिद मेनन साहब ने कहा कि साहब ये बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है सारे लोगों को। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि वाड्रा साहब का केस कब आया था? हमारे जमाने में आया था क्या? ये सारा मामला तो उनके जमाने में उठ गया था। ये नेशनल हेराल्ड का केस कब शुरू हुआ था? इनके जमाने में उठा, और पूरी कार्रवाई अदालत से हुई। किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई चार्जशीट नहीं फाइल की थी, ना गवर्नमेंट एजेंसी ने शुरुआत की थी। तीसरा मैं पूछना चाहता हूं, चिदम्बरम जी की पत्नी का नाम जिस शारदा स्कैम में आया था, हमारे जमाने में शुरू हुआ, यूपीए के जमाने में उसकी जांच शुरू हुई? ये बताइए, मुलायम सिंह जी और मायावती जी के ऊपर जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस है, यूपीए के जमाने के हैं। लालू प्रसाद यादव जी पे तो श्री नरसिम्हा राव और श्री एचडी देवगौड़ा की सरकार के जमाने पे है, और गांधी परिवार के ऊपर बोफोर्स का जमाना स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने का है। तो मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, आपका तो पूरा एक इतिहास दिखाई पड़ रहा है भ्रष्टाचार का, तो कहां से हम बदनाम करने के लिए आ गए? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब कार्रवाई चल रही थी, आयोग बना था वाड्रा के मामले में, उसने एक रिपोर्ट दी, एक निश्चित प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ी। तब तो आप कहते थे साहब है तो कुछ सामने क्यों नहीं ला रहे? अब सामने ला रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब वेंडेटा है। फिर मैं पूरी विनम्रता से बताना चाहता हूं, 2G के मामले में इसी सीबीआई की चार्जशीट में सीबीआई कोर्ट से आपको राहत मिल जाती है, तो आप कहते हैं यह सत्य की विजय है। और वही जब ईडी आपको दूसरे केस में बुलाती है तो आप कहते हैं हैरेसमेंट है। दो में से एक बात तय कर लीजिए। अगर हम हैरेसमेंट कर रहे हैं तो एक केस में आपको राहत कैसे मिल जा रही है, और राहत कर रहे हैं तो हैरेसमेंट कैसे हो जा रहा है? केवल अपनी सुविधा के अनुसार विपक्ष तर्क गढ़ रहा है। आज दो तथ्यात्मक बातें आएगी। मैं एक बात से सहमत हूं कि वाड्रा जी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक किसान है। एक किसान, निरीह किसान को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, जिसने कि कुछ जमीनें ली, वो आलीशान गाड़ियों में घूमते थे, विदेश में रहते थे, फिर भी वो एक किसान थे। तो मेरे विचार से एक किसान का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए इनको ज्यादा कष्ट महसूस हो रहा है। ठीक, प्रियंका बोलिए अपनी बात। चलिए, 25 मिनट से सबकी बात सुन ली है। दो भारतीय जनता पार्टी के एक वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दोनों की बात सुन ली है, और घबराहट इनके चेहरों से पता चल रही है, इनके शब्दों से पता चल रही है, उनकी बयानबाजी से चल रही है। रोहित जी, मुझे आप अलाउ करिए बात करने के, वरना मैं डिबेट छोड़ देती हूं। लेकिन आपने जिस तरीके से शुरू की है बात, दो भारतीय जनता पार्टी के वकील, यानी कि आपको मजीद मेमन भारतीय जनता पार्टी के वकील दिखाई दे रहे हैं। दो पक्ष सुने हैं, एक वकील का पक्ष आपको भारतीय जनता पार्टी के वकील दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता है माजिद मेमन है नहीं क्या? मुंबई माजिद मेमन भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये है कि नहीं स्पोक्स पर्सन? भाई माजिद मेमन भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं। हितेश जैन से पूछिए, हितेश जैन से पूछिए। आप केटीएस तुलसी आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है? फिर उसके बाद मैं आपको क्या आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी कि नहीं उनको राज्यसभा भेजने के लिए? मैंने दो तरफी बात सुनी है, भारतीय जनता पार्टी के दो पक्षों को सुना है। आपको इससे क्या कष्ट हो गया? मुझे तो मैडम, हम कांग्रेस के भी दो पक्ष सुन चुके हैं, इसलिए आप अपनी बात रखें, बजाय टाइम जाया करने के। बात सुनी या नहीं सुनी? आपको क्यों तीखा लग रहा है इस शब्दों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपके पक्ष के भी दो लोग बोल चुके हैं। देखिए, ऐसा है यहाँ पे रोहित जी, मैंने कहा दो पक्षों की। मैडम डिरेल मत कीजिए, रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर में बैठे हैं, उन पर बोलिए। नहीं है, मुझे डिरेल करने की जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है, एक हितेश जैन ने बोला तो जवाब दीजिए, जो पूछ रहे हैं। अरे बोलने तो दीजिए भाई साहब, आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप आपने अपना पॉइंट मैडम, आपको बोलने का समय दिया, आपसे कहा अपनी बात रखिए, तो आप गिनने में लग गए कि कितने आदमी किसके हैं। तो आप सुन लीजिए अगर से क्षमता है। आपने अपना मैडम, मुझे बहुत क्षमता है, लेकिन पहले तय कीजिए बोलने क्या आई है। हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए, आप बात सुन लीजिए। बोलिए। सबसे पहले हितेश जैन कहते हैं कि दलाली की है। दलाली के राजा कौन है देश ने देख लिया। चौकीदार जो चोर हैं, दूसरों पे चोरी के आरोप लग रहे हैं, देश ने देख लिया। देश के इतिहास में सबसे बड़ा डिफेंस सौदा और स्कैम जो हुआ है वो चौकीदार ने किया है, वो देश ने देख लिया। रही बात चोरी की, रही बात पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, 2012 से पूरी भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र कैंपेन रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा जी को बार बार अटैक करें। अब हम आ गए हैं 2019 में, 7 साल बीत चुके हैं, जिसमें से करीब 5 साल इनका राजस्थान में रहा,
5 साल इनका हरियाणा में होने वाला है और 5 साल केंद्र में हो चुका है। हर 5 साल में ये फिर से ये मुद्दा उठाते हैं, वो वैसे ही मुद्दा उठाते हैं जैसे भगवान श्री राम मंदिर के मुद्दा उठाते हैं। ना कोई तथ्य है ना कोई सत्य है। अगर इनकी केंद्र में सरकार थी, दोनों राज्यों में सरकार थी, कोई भी ऐसा आरोप नहीं है जो प्रूव कर पाए होंगे। तो क्लियरली पता चलता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के अंतर्गत चल रहा है। और जब से श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के लिए, तब से जो इनके होश खोए बैठे हैं, व्हाट्स द जोश करते हैं पर खुद होश खोए बैठे हैं, तो वो साफ जाहिर हो रहा है। आप हरियाणा में बात कर लें, हरियाणा में पूरा जस्टिस ढींगरा कमीशन भी बना था जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लाए थे। हमने राजस्थान में देखा जो ओरिजिनल सेल डी थी 2007 में उन्होंने खरीदी थी, 2007 में कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का था, वसुंधरा राजे सरकार का था। तो ये तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ना तथ्य है ना सत्य है। और यहाँ पर आप उल झलूल बयानबाजी कर लोगों को झूठ परोसकर अगर आपको लगता है कि देश की जनता को आप फिर से बरगला लेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि देश की जनता काफी जागरूक है और वो समझ चुकी है कि चौकीदारी किसने की है। और भारतीय जनता पार्टी का दलाली से तो काफी सालों का रिश्ता रहा है। 1980 के दशक से कौन कौन इनकी दलाली में नहीं फंसे गए, इनके तो स्टिंग ऑपरेशन है जहां पे बकायदा घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। तो दलाली की तो बात ही कम ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी, जनवरी 2019 में 23 जनवरी को प्रिसाइजली प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम का ऐलान हुआ कि ये महासचिव होंगी। उसके पहले दिसंबर 2018 में रॉबर्ट वाड्रा के घर ईडी ने छापा मारा। आप लोगों ने प्रीएम्प्ट कर लिया था क्या कि प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव बनने वाली है, इसलिए इनको पहले से निपटाओ? देखिए, जो कुछ आपने रोहित जी ने कहा, भाई 2 महीने पहले कार्रवाई हुई है उनके आने से, तो ये कैसे कहा जा रहा है उनके आने के बाद हुई? और केस कब रजिस्टर हुआ है? 2 साल पहले। शुरू कब हुआ है? जब हमारी सरकार भी नहीं थी। फिर भी आरोप हमारे ऊपर है। मेरे विचार से यह बात तो बहुत हास्यास्पद लगती है। बस मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से, जैसा कि अभी प्रियंका जी ने कहा दलालों की बात, अरे तो मैं कहना चाह रहा हूं ये जितने इंटरनेशनल दलाल होते हैं, चाहे वो क्वात्रोची हो, क्रिश्चियन मिशेल हो, गाइडे हेस्को हो, एंडरसन हो, सबके सब तो आप ही के परिवार से कनेक्टेड नजर आ जाते हैं, प्रथम परिवार से। ऐसा क्यों होता है? और 30-40 साल से हो रहा है। भारत में 2 पीढ़ियां गुजर गई, राजीव गांधी जी से राहुल गांधी तक का जमाना आ गया, मगर यह दलालों का संबंध प्रथम परिवार के साथ यह हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं है? यह घबराहट इस बात की है कि मिशेल भी वापस आ गया है, सक्सेना भी वापस आ गया है, तलवार भी वापस आ गया है, माल्या वापस आने की ड्योढ़ी पे आके खड़ा हो गया है। और इस कारण से यह दिल इसलिए घबरा रहा है क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी दलाल थे ये बैठे हैं दिल में इतने राज छुपाए कि जरा सा होठ हिलाऊं तो दिल डगमगाए। मेरे ख्याल से कांग्रेस के खेमे में घबराहट ज्यादा। और रही बात इसकी प्रियंका जी के आने की बात, अरे तो भाई प्रियंका जी के आने से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो स्पष्ट हो रहा है ना कि राहुल गांधी जी शायद चलाने में अक्षम हो रहे हैं, इसलिए उनको अपनी बहना को साथ में लेना पड़ रहा है। इट्स नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, इट इज नॉट ए पार्टी मैटर, इट इज ए फैमिली मैटर। तो हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। प्रियंका चतुर्वेदी बोलिए। नहीं, देखिए बहुत ही अच्छा है कि अब आपने फाइनली निर्णय ले लिया है कि टिप्पणी नहीं करनी है, पर पिछले 15-20 दिन से जो घबराहट है जिसकी वजह से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही हैं, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ट्विटर पे ऐसे अश्लील प्रमोशंस किए जा रहे हैं, उनकी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी महिला नेत्रियां भी इतना आकर उनके बारे में हस्तक्षेप कर रही हैं। तो अगर अब आपको टिप्पणी अब नहीं करनी है तो मैं कहूंगी देर आए दुरुस्त आए, बुद्धि तो आई। ये तो बहुत जरूरी था। पर मैं आपको बता दूं, और जितना मैं समझ रही हूं जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है नरेंद्र मोदी जी का, 2012 से जो शुरुआत हुई है वो अब खत्म होने को है। देश के सामने सच्चाई है, देश के सामने ये भी सच्चाई है कि बगैर तथ्यों के, सिर्फ झूठ के आधार पे आपने सत्य को दबाने का काम किया है। ईडी के साथ हर तरीके से कोऑपरेशन उन्होंने किया है। जब जब उनके सुनवाई की बात आई है उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि इतने साल बोल बोल कर भी एक ऐसा एक्यूजेशन हो जो आप प्रूव कर पाए हो इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वेदर इट इज इन राजस्थान, वेदर इट इज हरियाणा और वेदर इट इज इन द स्टेट, इन द सेंटर, वो अगर आकर देश की जनता को भी समझा देंगे तो देश की जनता भी भली भांति समझ जाएगी कि कितने आपके सत्य आपके साथ है और कितना आप झूठ उनको परोस रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, 4.5 साल में एक भी ऐसा आपको सबूत नहीं मिला किसी एजेंसी को कि रॉबर्ट वाड्रा को आप जेल में डाल सकें जो वादा करके जनता से आप चुनाव जीत के आए?
क्योंकि चुनाव प्रचार में तो आप हर रैली में यही कहते थे, हमारी सरकार आने दो, हम जेल में डाल देंगे। रोहित जी, मैं बहुत एक सामान्य ज्ञान की, सहज बुद्धि की बात कहता हूं। आज ही हमारी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दो साथियों ने जिस प्रकार के तथ्य सामने रखे हैं, कंपनियों के अकाउंट के, लंदन की संपत्तियों के, चलिए छोड़ दीजिए, आप सबूत की बात करें। मैं ये जानना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति न नौकरी कर रहा, न बिजनेस कर रहा है, तो ये संपत्तियां कहां से गई? अरे लंदन छोड़िए, दिल्ली में मकान नहीं बना पाता आदमी, लंदन में एक नहीं कई मकान, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब अब इसका सबूत चाहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूं, कानूनी दांव पेच और किंतु परंतु अपनी जगह, सहज बुद्धि से बता दिया जाए, क्या यह प्रथम दृष्टया संदिग्ध नहीं लगता है? इसमें एक पूरा संदेह का पुट दिखाई नहीं पड़ता है? साफ साफ जवाब दे दें कि हमारा है या नहीं है तो इस आधार पे है, इसमें कौन सी समस्या की बात है? मैं जरा केटीएस तुलसी, माजिद मेमन और हितेश जैन के पास एक बार आना चाहता हूं। केटीएस तुलसी साहब, आप तो वकील हैं, आप क्यों राजनीतिक नजरिए से देखना चाहते हैं इसको? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले ये डिबेट शुरू होने से पहले मुझे बड़ा दुख हुआ कि संदीप पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने एक बार नहीं, अच्छी खासी हिंदी बोल लेते हैं वो, लेकिन उन्होंने एक बार नहीं 3 बार कहा अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2। किस दुनिया में रहते हैं आप? अपराधी का मतलब समझते हैं आप? आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2। आप अपराधी कहकर चलते हो, उल्टा रास्ता चलते हो, आप मंजिल से दूर जा रहे हो, मंजिल के करीब नहीं जा रहे हो। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है कि किसी को अपराधी बना के चलते हैं आगे, तो फिर कोई उसका इंसाफ और कोई कानून तो चलेगा नहीं वहाँ। अब रही बात ईडी के पास वाड्रा को बुलाने की, जो हमारे आज के डिस्कशन का मेन मुद्दा है, मैं ये कह रहा था कि ईडी के अफसर पर यह कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने आज 4 फरवरी को, 5 फरवरी को या 6 फरवरी को उसको, वाड्रा को क्यों तलब किया, क्या ज़रूरत पेश आई थी, क्या सवाल पूछे गए, कितनी देर रोका, क्या जवाब मिले, कहाँ रुकावट आई, ये सारा कच्चा छट्टा उनको अपनी डायरी में दर्ज करना होता है। और ये सारी डायरियाँ ट्रायल के वक्त सामने आती है, आज हमारे और आपकी जानकारी में नहीं है। जब अगर ट्रायल चलेगी, यहाँ तो खैर ट्रायल चलने का सवाल ही नहीं पैदा होगा, इसलिए कि सब्सटेंशियल मटेरियल हो तब चार्जशीट दाखिल होगी। जैसा कि तुलसी साहब बता रहे थे अभी कि सब चीज़ हवा में है, कोई सच्चाई है नहीं, तो आप सिर्फ हरास करने का पर्पज़ आपका सर्व हो गया। आपने चुनावी कारणों से उनको परेशान करके बुलवाया और फिर चुनाव के अंदर उसके परिणाम आपके हक में आए, आपके खिलाफ आ गए, आपका काम तमाम हो गया। ठीक है। तो आपका मतलब उसको गुनहगार ठहराना या वाकई में उसने गुनाह किया या नहीं किया वो नहीं है। आपका मकसद कुछ और राजनीतिक है, ये अपनी जगह। लेकिन कानूनी प्रक्रिया ये है कि ट्रायल के समय ईडी के अफसर को या सीबीआई के अफसर को बचाव पक्ष के वकील ये पूछेंगे कि आपने 5 फरवरी को, 6 फरवरी 2019 को वाड्रा को क्यों बुलाया था। अगर वो समाधान पूर्वक जवाब नहीं दे सके, ये भी सवाल आएगा क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि भैया 2004 के गुनाह के लिए आपको कब आपकी आंख खुली, कब सुबह हुई आपकी, कब आपको पता चला ये प्रॉपर्टी और कब आपने बुलवाया, और ये 5 फरवरी को बुलवाने की वजह क्या थी। ये सब चीजें खुलकर आएगी सामने, वो 2004 में भी आएगी। मकान 2010 में खरीदा गया था माजिद मेमन साहब, जिसको लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बीजेपी ने, प्योरली पॉलिटिकल, और जिसमें आज ये पूछताछ हो रही है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हितेश जैन, क्या अदालत में या दुनिया के सामने ये दलील देके बच पाएंगे कि हिंदुस्तान में तो सब इसी रफ्तार से होता है, सारी जांचें ऐसे ही स्लो चलती हैं, इसलिए 15 साल लग गए, 10 साल लग गए, 8 साल लग गए? सबसे पहला डिफेंस होता है विक्टिमहुड। वो सबसे पहला बोलता है कि भाई सारी दुनिया मेरे खिलाफ है, सारे मलेशियस है, मैं ही विक्टिम, मैं तो बेचारा हूं, प्रियंका गांधी बेचारी है, आप करप्ट हो। ये स्टैंडर्ड दलीलें हैं। परंतु मेनन साहब, माजिद मेमन साहब सीनियर वकील भले ही है, पर उनको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, वह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं चलता है। वहां पर जो चार्जेस होते हैं वो अक्यूज्ड को एक्सप्लेन करने होते हैं कि भाई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है, आपके सोर्स ऑफ फंड में वो पैसे कहां से आए, आपको पूरा स्पष्टीकरण देना होता है कि आपने यह प्रॉपर्टी कहां से खरीदी है।
ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम क्या है उनका, वो सीनियरहुड में कभी कभी भूल जाते हैं कि वो ट्रायल अंडर आईपीसी और ट्रायल अंडर मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों अलग मामले हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग तो कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की कोई संपत्ति है ही नहीं इस देश के बाहर। साफ डिनाई कर दिया उन्होंने कहा कोई संपत्ति नहीं है इस देश के बाहर। तो फिर वो बता दे वो ईडी के सामने सारी बातें, वो सारी बातें ईडी के सामने बता दे, सारी बातें ईडी के सामने बता दे। ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि प्रॉपर्टी का पैसा कहां से लाया है। ठीक, एक सवाल माजिद मेमन ने उठाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज तो ईडी में भी 2G के केस में भी लगे थे। केस की बराबरी नहीं कर सकते, उसका कारण ये है मैं जरा एक बार सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी के पास वापस आप लोगों की बातों के बाद एक सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी को वापस थोड़ा सा एक सेकंड। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या ये गेम ऑफ परसेप्शन है केवल, और क्या अगर गेम ऑफ परसेप्शन है तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान की आशंका है इस गेम ऑफ परसेप्शन में? नहीं, देखिए अगर इन्होंने इस तरीके का परसेप्शन बनाने का काम 2012 में किया, इनको 2014 में इसका फायदा मिला, उसके बाद देश के सामने सत्य भी है, तथ्य भी है, इनकी एकमात्र सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई भारतीय जनता पार्टी भी है, उसके चौकीदार श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वही नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने हर चुनावी कैंपेन में बार बार इस मुद्दे को उठाया हो, इनके सारे सीनियर लीडर्स जिन्होंने बार बार इस मुद्दे को उठाया हो। 5 साल के कार्यकाल के बाद अगर आप फिर से परसेप्शन बिल्डिंग की बात करते हैं तो देश की जनता भली भांति आपको समझ रही है, आपकी नीति और नीयत समझ रही है, और जिस तरीके का षड्यंत्र रचा है भारतीय जनता पार्टी ने उसको भाप रही है। और 2019 में आपका ये जो परसेप्शन बिल्डिंग है उसको विफल करने के लिए बिल्कुल आतुर है, और शुरुआत उत्तर प्रदेश पूर्व से ही होगी इनकी। सुधांशु जी, गेम ऑफ परसेप्शन है केवल, इसका मतलब चुनाव जीतने के लिए हो रहा है ना सब? देखिए, प्रियंका जी ने जो बात कही मैं बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। देश की जनता ने विधिवत देखा है, हमारी 4 साल की नीयत भी देखी है और आपकी 4 पीढ़ी की नीयत भी देखी है। दोनों का अंतर जनता के मन में बहुत स्पष्ट है। माजिद मेनन साहब ने एक बात कही, उनको एक तरफ परसेप्शन की बात हो रही है, एक तरफ टेक्निकल बात हो रही है। उनको आरोपी और अपराधी शब्द के ऊपर आपत्ति थी, तो मैं कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता के साथ, फिर यह तो सत्य है ना कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जमानती नंबर 2 हैं और पूर्व अध्यक्षा जमानती नंबर 1 हैं नेशनल हेराल्ड केस में। और रही बात आरोपी और अपराधी की, तो मैं फिर पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप ही सब लोग तो वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट से सजाए याफ्ता अपराधी नहीं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम। मैं अफजल गुरु की बात कर रहा हूं। उसके लिए आप कहते वो तो हालात का मारा था, बेचारा था, वो याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो गई। यहां पे मामला तकनीकी नहीं है, आप एक प्रकार के अपराधों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और एक प्रकार के अपराधों को कवर देने के लिए आप लोग पॉलिटिकल कवर फायरिंग करते हैं। यह मेरा सीधा आरोप है। वो चाहे याकूब मेनन हो, वो चाहे अफजल गुरु हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोपी कोई भी नेता हो। अब बताइए, लालू यादव जी तो अपराधी हो चुके हैं ना, क्या उसमें भी आपको कोई किंतु परंतु या संदेह है कि वो अपराधी नहीं है, जिस कारण तो चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी हुई है? यहां पे तो सारे लोग इसी प्रकार के खड़े हैं। अरे एक आध व्यक्ति हो तो छोड़िए, रोहित जी एक कहावत होती है कि एक हु तो समझाइए आके, कुपही में ही भांग पड़ी है। यहां तो कोई एक आध नशे में हो तो उसको ठीक करिए, यहां तो लगता कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, जिसने पिया वही नशे में है। सभी लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। प्रियंका चतुर्वेदी कहते तो लालू यादव भी थे कि हमारे खिलाफ राजनीतिक आरोप है सब। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी कि जिस तरीके से षड्यंत्र के अंतर्गत कार्रवाई शुरू हुई 2014 से, बार बार उनको हरियाणा कोर्ट में हो या राजस्थान में हो, एफआईआर दर्ज करने के माध्यम से हो, ईडी के माध्यम से हो, बार बार उनको बुलाया गया है और हर बार उन्होंने कोऑपरेट कर सारे जो रिकॉर्ड्स हैं देश के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने रखा है। पर फिर भी बार बार जो भारतीय जनता पार्टी काम करने का कोशिश कर रही है,
उससे साबित हो जाता है कि ये पॉलिटिकल विच हंट हो रहा है। आप उनकी माताजी को भी खींच लाते हैं इसमें, आप उनके किसी दोस्त की कोई प्रॉपर्टी कहीं पे खरीदी हुई उससे भी जोड़ने का काम करते हैं, फिर उसको जोड़ने का काम करते हैं किसी दलाली से, कोई डिफेंस डील से। जिन्होंने सिर्फ डिफेंस डील में दलाली की होगी उन्हीं से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो देश के हर ऑनेस्ट बिजनेसमैन को वो दलाल समझेंगे। ये तो बिल्कुल, मैंने फिर से रिकॉर्ड दोहराऊंगी कि इनके खुद की पार्टी के अध्यक्ष रहे हों, वो तो भली भांति पकड़े गए हैं स्टिंग ऑपरेशन में। तो मैं तो बस यहाँ पर यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने लाख कोशिशें कर ली, 2012 में शायद देश की जनता का विश्वास भी जीत लिया, पर पिछले 5 साल में वो देश की जनता जिनसे सिर्फ इसी का वादा नहीं किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं पर उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, किसानों के मुद्दों को लेकर फंसे हैं, महिलाओं के सम्मान के मुद्दों को लेकर फंसे हैं, युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर फंसे हैं, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने में फंसे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए वो फिर से वही रास्ता अपनाने का काम कर रहे हैं जो 2012 में किया था। पर देश की जनता ना उन पे अब विश्वास करती है और अपने आप को वो खुद ठगित महसूस करती हैं। वो समझ रही हैं कि ये किस तरीके की सरकार है, एक विछड़ सरकार है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली ड्रिवन सरकार है। और ये वही सरकार है जिन्होंने जो संविधान तौर तरीके होते हैं और संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको भी खत्म करने का काम किया है अपनी पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के पीछे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको लगता है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का संबंध कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से है इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होती, और कांग्रेस पार्टी कह रही है क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का संबंध कांग्रेस परिवार के नेताओं से है इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। सही किसको मानेंगे लोग? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को आधे घंटे से बैठा। सुधांशु, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ ये एक फैक्ट सामने रखना चाहता हूं। प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि जब गांधी परिवार में राहुल जी और सोनिया जी को 650 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस मिला और वो कोर्ट गए और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग को रोकी जाए, क्या इसके बाद भी आपको लगता वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो राजनीतिक विद्वेष है? जब उच्च न्यायालय के द्वारा आपका इनकम टैक्स का नोटिस खारिज हो गया, उसके बाद भी अगर आपको यह पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है तो मुझे यह लगता है कि हकीकत कुछ और है, और कोई भी चीज के ऊपर आप लोग उसको सिर्फ राजनीतिक एंगल देना चाहते हैं। हकीकत जानते क्या है? एक तरफ चौकीदार खड़ा है और दूसरी तरफ, इसको मैं शब्दशः नहीं, एक फ्रेज होता है, दूसरी तरफ चोरों की बारात खड़ी है, और इसीलिए सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है डर के मारे, क्योंकि कोई चारा घोटाले में है तो कोई शारदा घोटाले में है, कोई 2G में है तो कोई CWG में है, तो कोई हेराल्ड के केस में है तो कोई किसी और केस में है, तो कोई डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में है। तो ये सारे केसेस पिछले 10, 20 और कुछ 30 साल से चल रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है देश की जनता इतनी समझदार है कि वो हकीकत समझ सकती है कि 650 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस और 30-25 साल से चले आ रहे केसों वाले लोग अगर आज ये कहना चाहें कि जो लोग भ्रष्टाचार के हिस्ट्री शीटर रहे हैं वो आज कहें कि वो लोकतंत्र के प्रहरी बन रहे हैं, तो बहुत आश्चर्य लगता है। ये एक ही प्रकार के नेता हैं जो कभी आधी रात में आतंकवादियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो अभी आपने 3 दिन पहले देखा था आधी रात में भ्रष्ट अधिकारियों के पक्ष में जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रियंका, सबसे पहले तो भाई साहब को मैं बता दूं, और थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि संवैधानिक तौर तरीके होते हैं, कोई कारण है जिस वजह से संविधान बना था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसके खिलाफ काम किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसकी विचारधारा से ये राजनीतिक दल बना है भारतीय जनता पार्टी, ना संविधान में विश्वास रखते हैं ना संवैधानिक तौर तरीके पे रखते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात बदल देना, उसकी फटकार आपको सुप्रीम कोर्ट से भी मिली है। रातों रात आप सीबीआई इंक्वायरी गठित कर देना और सीबीआई इंक्वायरी में जाकर किसी के घर जाकर किसी को अरेस्ट करने का काम करना, वो भी गैर संवैधानिक तौर तरीका है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आपको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान दिलाया है। तो आप तो वो हैं, वो राजनीतिक दल हैं। आप तो चोरों की बारात कह रहे थे, चोरों की टोली तो आपके साथ है। मुकुल रॉय जी जैसे नवरत्न आपने पाए हैं, हेमंत कुमार बिस्व शर्मा आपके साथ हैं, वो भी आपके एक नवरत्न हैं। नवरत्न में पीयूष गोयल जी भी है, नवरत्न में अमित शाह जी के बेटे भी हैं, नवरत्न में तो बहुत सारे आपके चोरों के लोग हैं जिनके चोरी के आरोप हैं। पर डिफरेंस ये है कि हमने तो सब इन्वेस्टिगेशन पूरे ध्यान से, पूरी लगन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ किए हैं जब भी हमारे कार्यकाल में लगे, और आपके कार्यकाल में कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा जिसकी आपने शुरुआत की होगी। इसीलिए बार बार आप देश की जनता भी कह रही है चौकीदार कितनी चोरी करोगे, तब जाकर राहत की सांस
देश के लिए भरोगे? चलिए, क्योंकि अब ये एक मान्यता है कि चुनाव के 2 महीने पहले जो कुछ हो रहा है वो असल में चुनाव के लिए ही हो रहा है, तो ये तय मानिए कि उसका फैसला भी चुनाव के साथ ही होगा और चुनाव तक अभी और बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को तैयार रहिए। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे और प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंची। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा की आज पेशी ईडी दफ्तर में हो रही है। इस समय लंदन में मकान खरीद के और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित घोटाले के मामले में उस पेशी के लिए 4 बजे के करीब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे थे और अब तक उनसे पूछताछ की जा रही है वहां पर। और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा को ईडी दफ्तर छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनको कुछ ही रोज पहले कांग्रेस महासचिव नियुक्त किया गया था, वो आज कांग्रेस दफ्तर पहुंची। वहां की भी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर प्रियंका ने दफ्तर पहुंचकर कामकाज संभाल लिया है। कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्रियंका ने आज मुलाकात की है और सीधे तौर पर कांग्रेस नेताओं का कहना कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ यह कार्रवाई बीजेपी की राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। हालांकि बीजेपी कह रही है एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।